नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे हैं तो दुनिया भर में बहुत सारे तमाशे चल रहे हैं। एक तमाशा तो यही हुआ कि आरोप लगाया रशिया ने कि यूएस जो है वो भारतीय चुनाव को प्रभावित कर रहा है। मना ही करना था, यूएस ने तुरंत मना किया। लेकिन ये एक मजेदार चीज है कि क्या वाकई यूएस भारतीय चुनाव को प्रभावित कर रहा है, और अगर प्रभावित कर रहा है तो किसको जिता रहा है? 400 पार को जिता रहा है या फिर इंडिया गठबंधन को जिता रहा है? ये भी अपने आप में एक सवाल है कि उसका हस्तक्षेप किस तरह से होगा। इसी बीच में यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उसमें वोटिंग राइट्स, फिलिस्तीन के वोटिंग राइट्स को लेकर मतदान हुआ। वोटिंग राइट की बात नहीं थी, मैंने जानबूझकर ये गलती की है क्योंकि लगातार बात चल रही है वोटिंग राइट की। मेंबरशिप विदाउट वोटिंग राइट को लेकर वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। वोटिंग राइट के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1990s में अमेरिका में एक कानून बाकायदा पास है कि अगर फतेह जो है, जो पीएलओ पहले था, पीएलओ और फतेह को अगर वोटिंग राइट दिया जाता है तो यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका अपनी फंडिंग बंद कर देगा। लेकिन विदाउट वोटिंग राइट जो मेंबरशिप की बात थी, अपग्रेड करने की बात थी, उस पर भी अमेरिका ने उसके खिलाफ वोट दिया, इजराइल ने खिलाफ दिया, हंगरी ने, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी जिन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया। और उसके अलावा पापुआ न्यू गिनिया के अलावा माइक्रोनेशिया और नूरू नाम के देशों ने मतदान किया इस प्रस्ताव के खिलाफ, जिनका लोकेशन मानचित्र पर ढूंढने के लिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। और जब मैं ये मेहनत कर रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं प्रकाश भाई को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने पहले से मेहनत की हुई है। थोड़ा बताएं कि ये माइक्रोनेशिया क्या है, नूरू क्या है, क्या सारा खेल है, एब्सटेन करने वाले कौन से लोग हैं, 1948 से अभी तक इजराइल और फलस्तीन को लेके किस तरह के प्रस्ताव आए हैं, और आखिर लगातार यूनाइटेड नेशन के प्रस्तावों को कूड़े में डालने वाला इजराइल किस हक से वहां पर यूएन चार्टर को कूड़े में डाल रहा था। लेकिन सबसे पहले भारतीय चुनाव में अमेरिका के हस्तक्षेप की क्या कहानी है प्रकाश भाई? देखिए, रूस का जो बयान है उसको हम जियो पॉलिटिकल टर्म्स में देखेंगे। रूस और वेस्ट के बीच में अभी आप देख ही रहे हैं कि न सिर्फ कोल्ड वार चल रहा है बल्कि एक हॉट वार भी चल रहा है यूक्रेन में। बिल्कुल। और नाटो का एक कंप्लीट युद्ध की तैयारी वाला युद्धाभ्यास भी हो रहा है पूर्वी यूरोप में, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक तो यह बात है कि रूस ने अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए और भारत के साथ जो उसकी नजदीकी है उसको देखते हुए ये बयान दिया है। तीसरा फैक्टर यह है कि रूस और वेस्ट के बीच में जो नैरेटिव का युद्ध चला आ रहा है पिछले कई वर्षों से, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक टर्म्स में ग्रेव जोन वार, जिसमें कि आप परंपरागत हथियारों से नहीं लड़ते हैं, आप बतकही से, रिपोर्ट से, खबरों से, बयानों से आप एक दूसरे के खिलाफ जो है नैरेटिव रचने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो है रूस खुद एक भुक्तभोगी भी है बहुत बड़ा, क्योंकि आपने देखा कि हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में ये कहा गया कि रूस जो है इंटरफेयर कर रहा है और वोटर्स को वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया या वेबसाइट ट्रंप के पक्ष में। और इसी तरीके से यूरोप के चुनाव में भी ये बातें होती रहती हैं कि जो फार राइट के ग्रुप्स हैं वो रूस के थोड़े से करीब हैं और रूस उनको मदद देता है। और इस बात को फार राइट पार्टियां भी छुपाती नहीं है, चाहे वो हंगरी हो या इटली में जो अभी सरकार आई है मिलोनी की, तो ऐसी पार्टियां थोड़ा सा अपने आप को रूस से क्लोज दिखाती हैं और उनका लॉजिक ये रहता है कि हम रूस के एनर्जी सप्लाई पे डिपेंडेंट हैं और रूस हमारा हिस्सा है, तो हम क्यों नहीं उससे अच्छा संबंध रखें। तो एक तो वेस्ट के जो और रसिया के जो अपने समीकरण है उनका एक फैक्टर है इस बयान में। दूसरा यह है कि देखें आप ऐतिहासिक रूप से अगर इंडिया को आप देखें, भारत को देखें या चीन को देखें या बहुत सारे और देशों को देखें, तो ये लोग दूसरे देशों के अंदरूनी मसलों पर आमतौर पर बयान नहीं देते हैं। अगर वो बहुत बड़ा कोई मानवीय मसला ना हो, कोई उसका सरोकार जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सरोकार से न जुड़ा हुआ हो, तो आमतौर पर बोलते नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने या भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से किसी देश के चुनावों के बारे में कहा गया हो कुछ। लेकिन वेस्ट ये चीज, चुनाव जीतने के बाद बधाई दी जाती है, बस बधाई दी जाती है और ये कहा जाता है कि हम दोनों और अच्छा अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और लेकिन देखिए, वेस्ट के साथ दो तीन चीजें हैं। एक तो ये बात भी सही है कि बहुत सारे लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं
और जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे चुनाव की प्रक्रिया ही, या मीडिया है, या जो हम लोग बहस अभी चर्चा जो कर रहे हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं, इनको डेवलप करने में और दुनिया में आगे बढ़ाने में इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पश्चिम का एक बड़ा योगदान रहा है। दूसरी तरफ दूसरा फैक्टर यह है कि पश्चिम जो है बहुत लंबे समय तक दूसरे देशों के ऊपर उसकी कॉलोनी रहे हैं, दूसरे देश इंपीरियलिज्म रहा है, साम्राज्यवाद रहा है। तो उस नाते कहीं ना कहीं वेस्ट के को एक हैंगओवर भी है अपने सुपीरियरिटी को लेकर। एक फैक्टर ये भी है। तीसरा फैक्टर ये है कि वे लोग सामान्य बात भी कहते हैं तो उनकी मीडिया या उनकी पहुंच जो है, या जिस तरीके से हमारे नेता या हमारी मीडिया, चाहे हम लोग जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो वो छोटी सी चीज भी जो है बड़ी बात बन जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक छोटी खबर भी अगर हो, एक कॉलम की, तो वो इंटरनेशनल न्यूज बनेगी। और आपके देश का सबसे बड़ा अखबार अगर टाइम्स ऑफ इंडिया अगर कोई बड़ी हेडलाइन भी फ्रंट लाइन पे लगाता है तो उसको कोई नोटिस नहीं लेता। इंडिया में भी उस पर बहुत बार चर्चा नहीं होती। तो ये एस्पेक्ट्स भी हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, आगे बात करेंगे, तो संयुक्त राष्ट्र, और आपसे भी बातचीत करते हुए हमने पहले इस बात को अंडरलाइन किया है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में ये भी एक चीज लिखी हुई है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कोई फालतू का, कोई जरूरत बिना मतलब का, बिना संदर्भ के वो दखल ना दे। तो मुझे लगता है कि पश्चिम को भी उन मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि उनकी किसी नैरेटिव से या उनकी किसी बातचीत से किस पार्टी को फायदा होगा या किस पार्टी को नुकसान होगा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर सवाल डबल स्टैंडर्ड का है कि आप एक बड़ा जनसंहार चल रहा है पिछले 6-7 महीनों से, आपकी उस पर कोई राय नहीं है, और भारत में या कहीं अगर लाठीचार्ज हो जाए या थोड़ा सा कोई फसाद हो जाए तो आपको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा मसला है। दूसरी तरफ आप तानाशाहों को और तमाम तरीके के जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, आप उनको हथियार बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका और पश्चिम के हथियारों की खरीद जो होती है वो अरब देशों में होती है, कुछ अफ्रीका के तानाशाहों को जाता है। तो और ये हिस्टोरिकली जा रहा है, कोई आज की बात नहीं। तो आप फिर दूसरे को लोकतंत्र की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पश्चिम जो कह रहा है उसको एक हिसाब से खारिज कर दें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जब तक आपका अपना स्टैंडर्ड, अपना आपका जो आपकी जो मंशा है वो बहुत साफ सुथरी नहीं होगी, तो आप चाहे जितना चिल्लाते रहें, क्या फर्क पड़ता है। उसी तरीके से है ना कि एक अनफिट आदमी जो है, एक बीमार आदमी जो है, आपको बोले कि यार सुबह जगो, कसरत किया करो, खाने पीने पर ध्यान दो, तो मुझे लगता है कि वेस्ट को ये चीज देखनी चाहिए। लेकिन हम लोग जिस तरीके से कई दफा, जो हमारी सरकार है, चाहे हमारे बहुत सारे मीडिया का जो हिस्सा है, इस पर जिस तरीके से मैं देख रहा हूं पिछले दिनों, आप हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों के एडिटोरियल्स देखें या उसमें जो एडिट पन्नों पे जो लेख छपते हैं आप उनको देखें, तो लगातार इस पर कहा गया कि ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पश्चिम, क्यों ऐसा कह रहा है, देश को रोकना चाह रहा है। या फिर जैसे कि विदेश मंत्री ने कहा कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो इससे इनको दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का रिएक्शन भी, इसका भी कोई मतलब नहीं। यानी अमेरिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, ये मीडिया का तमाशा है, ये आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, माइक्रोनेशिया कहाँ है और नूरू कहाँ है, ये मुझे बताइए। कल जनरल असेंबली में जो फलस्तीन पर वोटिंग हुई है उसमें इन लोगों ने अमेरिका के साथ वोट दिया है, ये हैं कौन और कहाँ है? देखिए, ऐतिहासिक रूप से जो एशिया पैसिफिक में कुछ आइलैंड्स कंट्रीज हैं, वो ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के खेमे से वोटिंग करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दशकों से मैं कहूंगा कि उनके दूसरे देशों के साथ, भारत के साथ या चीन के साथ भी उनके रिश्ते बेहतर हुए हैं। जो माइक्रोनेशिया, नाउरू, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, इस तरीके के जो आइलैंड्स हैं, ये इनको ओशिनिया का इलाका कहा जाता है। ओशिनिया मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के आसपास जो आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहां पे। वहीं पर नाउरू भी है, वहीं पर जो है माइक्रोनेशिया भी है। ये छोटे छोटे टापू के देश हैं। और आपने देखा होगा कि जो भारत
प्रधानमंत्री मोदी के टाइम पे शुरू हुआ, यूपीए के गवर्नमेंट के टाइम में उस पर बातचीत शुरू हुई थी और अल्टीमेटली जो है अभी रियलाइज हुआ कुछ साल पहले 2015 में जयपुर में उसकी पहली मीटिंग हुई थी भारत और पैसिफिक आइलैंड के देशों के साथ। और इंटरेस्टिंग चीज है कि ये चूंकि इतने छोटे देश होते हैं, जैसे उसमें आप फिजी, मॉरिशस, सेशल्स, इस तरीके के देशों को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं कि मालदीव, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं तो यहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। कोई भी 10 आदमी बंदूक लेके जाके और वहां पे जो है तख्ता पलट कर सकता है, वहां पे सत्ता पे बैठ सकता है। तो ये जो आइलैंड्स हैं ये बहुत संभल के चलते हैं, तो ये सबके साथ अच्छा बना के रखते हैं, क्योंकि इनको पैसे की भी जरूरत होती है, इनको पर्यटक भी चाहिए। और बहुत सारे इस तरीके के आइलैंड्स कंट्रीज जो हैं वो जो इंटरनेशनल ब्लैक मनी का जो पूरा खेल होता है, जो जिसको कि जो टैक्स हेवंस हैं उसका भी ये काम करते हैं। और इन टापू देशों में बड़े बड़े धन कुबेरों ने अपने ठिये बना रखे हैं, अपने उनके बड़े बड़े विलास हैं जहां पे ये लोग जाते हैं, अपनी छुट्टियां मनाते हैं, ऐशो आराम करते हैं। तो इन देशों का हिसाब किताब ये है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, पापुआ न्यू गिनी ने फिलिस्तीन के खिलाफ वोट दिया है और पहले भी देता रहा है। अब पापुआ न्यू गिनी के साथ क्या है कि जब भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो उनको बहुत बढ़िया से आदर सत्कार करेंगे, पैर छुएंगे। और फिर कुछ समय के बाद जब बेल्ट रोड परियोजना की मीटिंग होगी तो वो चीन भी चले जाएंगे। फिर कल को कोई अमेरिका से उनको मतलब है तो वो अमेरिका भी चले जाएंगे, क्योंकि इनको कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, इनके लोगों को पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत होती है। तो ये वे देश हैं जो कि जियोपॉलिटिकल या पॉलिटिकल या वैचारिक या कोई नैतिक तकाजों से इनका हिसाब किताब नहीं चलता है। ये विशुद्ध जो है अपनी सुरक्षा, अपनी जरूरत और अपनी मजबूरी के चलते अपने निर्णय लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी सोलोमन आइलैंड में चुनाव तो पहले हो चुके थे लेकिन बहुमत किसी का नहीं था, तो उनकी आपस में बातचीत चल रही थी। फाइनली जिस जो गवर्नमेंट बन रही है वो प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। इससे पहले जो सरकारें आती थी वो प्रो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स होती थी। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्षेत्रीय तनातनी का भी ये जो आइलैंड्स हैं वो सीधे यूएनजीए वाली मीटिंग पे ले लेते हैं प्रकाश भाई। यूएनजीए वाली जो पूरी मीटिंग हुई है जिसमें बहुमत जो था वो फलस्तीन के पक्ष में था, लेकिन 9 देशों ने, जिसमें आपने जिन देशों के नाम गिनाए वो सब शामिल हैं, 9 देशों ने अमेरिका के साथ उसके खिलाफ वोट किया और बाकी 20 या 25 देश जो हैं वो बाहर चले गए। ये पूरा मसला क्या है? ये यूएनजीए में जो वोटिंग हुई है वो पूरा मसला क्या है? क्योंकि मैंने पढ़ा कि उसमें वोटिंग राइट का मामला नहीं है, 1990 वाले यूएस के कानून की मैंने बात की ही। तो ये पूरा मसला क्या है? इसके पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये बात गई थी, वहां अमेरिका ने वीटो कर दिया था। ये पूरा मसला क्या है और 6 महीने से जो ये जंग चल रही है उसके बीच में इसका दोबारा आने का पूरा परिप्रेक्ष्य क्या है? देखिए, इजराइल फलस्तीन को यूएनजीए का मेंबर बनाना या यूनाइटेड नेशन का फुल मेंबर बनाना, ये प्रस्ताव कई बार पहले भी पास हुआ है। और इतना ही नहीं, सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव भी पारित हो चुका है कि फलस्तीन भी एक स्वतंत्र देश बनना चाहिए। और अगर आप इजराइल और फलस्तीन से रिलेटेड अगर आप संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के अगर प्रस्तावों की गिनती करें तो यह गिनती 150 के आसपास जाती है। और अभी जब ये गाजा का पूरा मसला शुरू हुआ है तो इसी बीच में आपने देखा कि कुछ महीने पहले यूएनजीए ने पारित किया कि फिलिस्तीन के का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, तेल गैस वगैरह जो है, पानी जो है, उस पर फिलिस्तीनियों का कंप्लीट अधिकार है, जैसे किसी भी और देश में किसी और देश के नागरिकों का होता है। भारत ने उसके पक्ष में वोट दिया था। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं कि सुरक्षा परिषद ने भी ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं कि इजराइल क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों का सम्मान करता है, उनका पालन करता है। तमाम आप चाहे जोड़ लें, इलीगल सेटलमेंट्स हो, दमन हो, अत्याचार हो, अपार्थाइड नस्ल भेद हो, भेदभाव हो, इन तमाम चीजों को लेकर कोई ऐसा फिलिस्तीन और इजराइल से संबंधित कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने या सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित नहीं किया है। तो एक तो हम लोगों को यह चीज बिल्कुल समझ लेनी चाहिए
कि यह प्रस्ताव कोई नया प्रस्ताव नहीं था। दूसरी चीज कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मंशा नहीं थी कि आप इजराइल के खिलाफ एक पैंतरा चल रहे हैं कुछ देशों को जुटा के। यह बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक नैतिक सवाल है कि इस विश्व मंच पर फिलिस्तीन की एक सम्मानजनक उपस्थिति होनी चाहिए। रही बात वोटिंग न होने का या होने का, तो वह एक तकनीकी मसला है। आप एक कदम बढ़ेंगे, दूसरा कदम उठाएंगे, तीसरा कदम उठाएंगे, बात जहां तक पहुंचनी होगी पहुंचेगी, लेकिन आप पहले कदम पे ही रोक रहे हैं। देखिए, हमने अभी बात की माइक्रोनेशिया, नाउरू और इस तरीके के देशों की, लेकिन हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो लोग एब्सटेन कर रहे थे, जो देश विरोध में वोट दे रहे थे, उनमें प्रमुख देश कौन कौन से हैं। और इसमें आपको मैं आपका ध्यान खींचूंगा जो पिछले महीने 18 अप्रैल को जो सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आया था, उस पर जो वोटिंग हुई, जिसको कि अमेरिका ने वीटो किया, यही प्रस्ताव था, इसी तरीके का प्रस्ताव था, थोड़े से शब्दों का हेरफेर था। आप देखेंगे कि जो सुरक्षा परिषद में जो वोटिंग हुई उसको वीटो किया संयुक्त राष्ट्र ने, और अनुपस्थित रहे दो देश, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। 15 में से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनमें से 12 लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में सपोर्ट किया, एक ने उसके खिलाफ वोट किया, 2 लोग अनुपस्थित रहे। अभी आप जो यूएनजीए में शुक्रवार को जो वोटिंग हुई है, अगर आप उसकी लिस्ट देखें, फ्रांस को छोड़कर यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं, उन्होंने उसमें या तो एब्सटेन किया है या खिलाफ में वोट डाला है। इटली, खिलाफ तो हंगरी ने डाला है, बाकी में एब्सटेन ही किया है। बाकी एब्सटेन किए हैं। जर्मनी ने एब्सटेन किया है, और इटली ने किया है, ब्रिटेन ने किया है। तो हम लोगों को यह देखना चाहिए कि पश्चिमी दुनिया जिसको हम कहते हैं, अमेरिका है, कनाडा ने भी एब्सटेन किया है। तो ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने बल्कि इस बार वोट किया है, इस बार वोट किया है। और मुझे लगता है कि उसके कारण ये हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में जो तनातनी लगातार बढ़ती रही है, और फिर भी दोनों देशों के नेताओं का आना जाना हुआ है, और अभी जैसे मैंने बात की सोलोमन आइलैंड वगैरह का, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक जेस्चर देने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुई है, जो कि सराहनीय है, स्वागत योग्य है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पश्चिम के देश इतनी सी भी मोहलत देने के लिए फिलिस्तीन को तैयार नहीं है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक कुर्सी पर उसका राजदूत बैठ सके। तो आप मुझे बताइए कि किस मुंह से पश्चिम के देश इतने दिनों से समझौतों के और बयानों के जरिए इवन अभी तक 2 राष्ट्र की बात कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लिए हमारे दिल में भी दर्द है। तो जो लोग आपको एक कुर्सी नहीं दे सकते बैठने की, वो बाकी आपके हक अधिकार के लिए उनको क्यों चिंता होनी चाहिए या होगी। तो संयुक्त राष्ट्र की वोटिंग ने ये चीज दिखाया है कि जो हमारा जो सो कॉल्ड पश्चिम है, वो नैतिक रूप से कितना दिवालिया हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अब इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक बिल्कुल उल्टी चीज हो रही है, जिस पर कि मैंने सोचा था कि शुरू में ही मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा कि अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे कैंपसेस में जो स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं, मैं वहीं आ रहा था, आप उठा लीजिए इसको। बिल्कुल। तो आप देखिए कि उसमें राइट विंग के भी लोग हैं, उसमें लेफ्ट विंग के भी लोग हैं, उसमें डेमोक्रेट वोटर्स भी हैं, उसमें रिपब्लिकन वोटर्स भी हैं। ब्रिटेन की बात आप करें तो उसमें कंजर्वेटिव वोटर्स भी हैं, उसमें लेबर पार्टी के भी वोटर्स हैं। कुछ वैसे जो जवानी के में नहीं होता कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं अनार्किस्ट हूं, या मैं ये सारे चोर हैं ना, इस तरीके की एक मेंटालिटी यंग होने पर। तो तमाम तरीके के अगर आप वैचारिक रूप से देखें तो उसमें लोग हैं। लेकिन ये लड़के लड़कियां आप देखिए कि इतनी चीजें सुन के, दमन सह के, और एंटीसेमाइट होने का आरोप इन पर लग रहा है। इनको आतंकवादी समर्थक कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि इनको उठा के फेंक दो, बाहर फेंक दो, जो बाहर का है उसको वापस उसके देश भेज दो, इन पर मुकदमे चलाओ। ये लोग इन्होंने एक नैतिक सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा किया है कि एक जनसंहार इतने समय से चल रहा है, और इसमें किसी को कोई सबूत, कोई तथ्य जुटाना, कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना,
या कचहरी लगा के आरोप प्रत्यारोप तय करना, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसको लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं 24 घंटे। तो एक जो नैतिकता का मानदंड, एक मोरल कंपास जो इन स्टूडेंट्स ने दुनिया के सामने रखा है, वह अद्भुत है। और इस नाते उसका महत्व और बढ़ जाता है कि जब नेतृत्व बिल्कुल विफल हो चुका है, और नेतृत्व सिर्फ पश्चिम में विफल नहीं हुआ है बल्कि बाकी देश भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब वो चाहे वो एक अलग बहस और चर्चा की बात है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि वो लड़के जिनके सामने, लड़के लड़कियां जिनके सामने पूरी उनकी जमानी पड़ी है, पूरा उनका करियर पड़ा है, पूरी उनकी पढ़ाई लिखाई पड़ी है, वे लोग ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं। हो सकता है कि उसमें से कई को पूरी जिंदगी भर जो है नौकरी ना मिले, उनको कोई फंडिंग ना मिले, कोई स्कॉलरशिप ना मिले। लेकिन आप सोचिए कि उतने बड़े खतरे को उठा के उन लोगों ने कुछ बातें कही हैं। क्या कह रहे हो कि नरसंहार रोको, अपनी यूनिवर्सिटीज को कह रहे हैं कि तुम उन कंपनियों के साथ बिजनेस मत करो, वहां पैसा मत लगाओ जो इस जेनोसाइड को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इतनी सी तो बात वो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं, वो भी अपने लिए थोड़ी मांग वाली जो बात है। जी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात यह है, अगर मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊं, तो दक्षिण अफ्रीका का जो पूरा आंदोलन चला, आज प्रकाश भाई हो क्या रहा है कि जो सवाल मैंने सोच के रखे हैं वो आप बिना सवालों के ही आप वहां पहुंच जा रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी सुविधा है। जी देखिए, मैं मानता हूं, पता नहीं आप इससे सहमत होंगे कि नहीं होंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी थोड़ा टिप्पणी करें। मैं कल रात को ये चीज सोच रहा था कि नेल्सन मंडेला की जो पूरी लड़ाई थी, या और भी जो भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और जो फरीक थे उनके, उसमें लेफ्ट के भी लोग थे, उसमें फादर डेसमंड टूटू एक बिशप थे, पादरी थे, तो एक पूरा सतरंगा हम वो देख रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में कभी कांग्रेस की लीडरशिप में जो एक बड़ा सा वो बना था, कोएलिशन बना था। दक्षिण अफ्रीका का पूरा मसला जो था वह इंटरनेशनल लेवल पे एक नैतिकता का सवाल बन गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते। और ये मैं कह रहा हूं कि ये 30,000 35,000 जो जाने गई हैं, बच्चे, महिलाएं, निर्दोष लोग और प्रोफेसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये जो गाजा में मारे गए हैं, इनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूं फिलिस्तीन का सवाल, इजरायली ऑक्यूपेशन का सवाल, इजराइल का जो पूरा पिछले लगभग 8 दशकों से जो वहां पे चल रहा है, 8 दशकों से क्या चल रहा है, 1917 से ही चल रहा है, जब ब्रिटेन ने उसके अधिकार में भी वो क्षेत्र नहीं था, उसने कह दिया कि भाई ये जो है जेविश होमलैंड बनेगा, और उसके बाद आप देखें कि कितना टेररिज्म वगैरह है ये सब। तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि बड़े लेवल पे फिलिस्तीन का सवाल एक मोरल सवाल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दो राष्ट्र सिद्धांत के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जेविश होमलैंड के पक्षधर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहते हैं कि फिलिस्तीन न बने और पूरा इजराइल रहे और सबको अधिकार बराबर मिले। आप चाहे जिस तरीके के भी फार्मूले के सपोर्टर हो, आप अरबी हो, आप यूरोपियन हो, आप एशियाई हो, भारतीय हो, आज के डेट में सिर्फ एक चीज सवाल है कि यह जो हो रहा है यह उचित है या अनुचित है। देखिए, महात्मा गांधी चाहे जितने भी बड़े अपने आप को, उनको हम कहें कि वो बहुत राजनीतिक रूप से चतुर थे, उनको स्ट्रेटजी बनानी आती थी, बड़े सही सही समय पे उन्होंने अंग्रेजों को जो है झटके दिए, लेकिन असली बात गांधी की क्या है, उन्होंने उस सारे सवालों को उन्होंने नैतिकता के नैतिक सवाल बदल दिया, बिल्कुल नैतिक सवाल बनाया। और आप देखेंगे कि फलस्तीन के साथ अभी जो हो रहा है बहुत बहुत भयावह है, नृशंस। समय तो देख नहीं पा रहा हूं, मैं रिपोर्ट बंद कर दे रहा हूं, खाली ऊपर पढ़ता हूं, बस बंद कर देता हूं। लेकिन मुझे एक बहुत संतोष है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को होना चाहिए कि जो अभी अगर आप गूगल करें, और 2000 से लेके 2005-7 के जब ये इंटरनेट का दौर शुरू होता है, सोशल मीडिया आना शुरू होता है और वेबसाइटें बनने लगती हैं, लोग अलग अलग तरीके के इश्यूज उठा के सामने आ रहे हैं और इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, उस समय एक सवाल उठा कि फिलिस्तीन में तो अब सॉलिडारिटी, मतलब एकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फरीक बन गए, हमास है, फतेह है, तो छोटे छोटे और ग्रुप हैं। फिर जॉर्डन जो है अपने तरीके से खेल कर रहा है, सीरिया का अपना हिसाब किताब है, इजिप्ट के अपने इक्वेशंस हैं, सऊदी अरब ने अब अपना दूसरी टाइप की नीति बना ली है, अरब के देश जो है अब इजराइल से दूसरे रिलेशंस में जाना चाह रहे हैं। ये जब सारी बातें हो रही थी, तो उस समय सवाल उठा कि जब मास मोबिलाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन फिलिस्तीन के पास नहीं है, या कम हो रहा है, घट रहा है,
और फिलिस्तीन अब दुनिया के लिए बड़ा सवाल नहीं है, तो फिलिस्तीन के सवाल पर सॉलिडारिटी के लिए इंटरनेट कितना उपयोगी हो सकता है, क्वेश्चन ये चल रहा था, ये बहस चल रही थी। आज आप देखें पूरी दुनिया में आपको बात करनी पड़ रही है कि फिलिस्तीन में क्या है, आप किसका साथ दे रहे हैं, किसके पक्ष में खड़े हैं, ये इमटेरियल। इंपॉर्टेंट यह है कि फिलिस्तीन आज एक सवाल बन के पूरे दुनिया के सामने खड़ा है। और आप देखिए चुनाव के जो हिसाब किताब आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, या जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि रुझान बदलने लगे हैं। ब्रिटेन में अभी गैलेवी ने अपना लोकसभा का सीट जीता, हाउस ऑफ कॉमन्स का सीट जीता, उनकी पार्टी ने 4 सीटें छीनी, और शहरी इलाकों में और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं या जहां पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, या जो मिक्स पॉपुलेशन के जो क्षेत्र हैं, वहां पे लेबर पार्टी का समर्थन घटा है। तो और अमेरिका में हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि बाइडेन का समर्थन जो है युवाओं में काफी घटा है। तो ये सब सवाल जो हैं, आज मैं बहुत संतोष मुझे है कि फिलिस्तीन का सवाल एक लंबे गैप के बाद आज दुनिया के सेंटर स्टेज पर है। मुझे याद है प्रकाश भाई, 7-8 साल पहले मैंने फ़लस्तीन के बारे में पढ़ना शुरू किया था और सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया था। तो कई सारे दोस्त मुझसे ये कहते कि क्या ये कहाँ से उठा लिया, कोई ढंग का विषय उठाओ फ़लस्तीन के बारे में, वो तो सॉल्व क्वेश्चन है, इज़राइल का कब्ज़ा है और वो गज़ा पट्टी और उसके आगे ये वो। लेकिन आज कंडीशन ये है कि सबसे ज़्यादा अगर शो मेरे ख्याल से इंडिया में किसी ने किए होंगे फ़लस्तीन पे, तो शायद मैंने किए होंगे। जबकि इंटरनेशनल मुद्दों पे मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो छोड़ दीजिए, उसका विद्यार्थी भी नहीं मानता हूँ, और ये बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसमें कोई इसका मामला नहीं है। और देश भर से, दुनिया भर से जिस तरह के कमेंट आते हैं, जिस तरह की डिमांड आती है, अगर 4 दिन अपडेट ना करूं तो मेल आने लगते हैं, मैसेज आने लगते हैं, कमेंट आने लगते हैं कि आपने फ़लस्तीन पे कुछ कहा नहीं। जबकि उसका एक पक्ष ये है, जो मैं अक्सर बताता नहीं, कि आधे से ज़्यादा वीडियोज़ हमारे लगातार रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं या डिमोनेटाइज कर दिए जाते हैं, उसके बावजूद लगातार। और ये बात मैं अपने शोज़ में हमेशा कहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है बहुत दर्दनाक है, उसको देख पाना मुश्किल काम है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष जो आपने कहा, ये बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि पहली बार शायद पहला नकबा हो गया, दूसरा नकबा हो गया, क्या-क्या हो गया। शायद सोशल मीडिया की ताकत ये थी कि पहली बार फ़लस्तीन पूरी दुनिया के सामने एक सवाल की तरह खड़ा हुआ है। या तो आप फ़लस्तीन के पक्ष में हैं या उसके आप खिलाफ हैं। और जिस तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये शुरू हुआ है, मेरी बेटी विदेश में है, आप जानते हैं, उससे मेरी बात हो रही थी, वो कैंपसेस को देख रही थी। तो कैंपसेस में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि कोई उनको बुला नहीं रहा है। मतलब यहाँ कंडीशन है कि नौकरी दिन भर करके शाम को लोग 2 घंटे के लिए वहां पहुंच के जाके बैठ जा रहे हैं और खतरा उठा के पहुंच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रकाश भाई ने बहुत डिटेल में बताया कि खतरा उठा के पहुंच रहे हैं। तो जो कहा जाता है कि एक तरफ शासक जो हैं, वो चाहे उनका जो भी रोल हो, लेकिन जनता के बीच में धीरे-धीरे चीजें पेनिट्रेट कर रही हैं। जापान जैसे देश में, जहां इस तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत नहीं देखे जाते हैं, वहां थोड़े से सही लेकिन लगातार लोग सड़कों पे आ रहे हैं। एक बंदे का वीडियो आया था जो 150 दिनों से रोज सड़क पर आता है अकेला झंडा लेकर, और एक ही जगह पर खड़ा होता है, धीरे-धीरे उसके साथ लोग खड़ा होना शुरू हुए हैं। तो एक ये मुद्दा पब्लिक डिबेट में आया है, इंटरनेशनल डिबेट में आया है, और ये बेकार नहीं जाएगा। यूएन में आपने बताया 150 से ज्यादा रेजोल्यूशन थे, लेकिन मेरे जैसे लोगों को भी नहीं पता है कि कब रेजोल्यूशन आए और कब चले गए। आज यूएन में फ़लस्तीन को लेकर रेजोल्यूशन आ रहा है, तो हिंदुस्तान के अखबारों में बड़ा-बड़ा ये छप रहा है कि भारत ने समर्थन किया। पहले कहाँ छपता था, 2 लाइन में कहीं छपता होगा, या प्रकाश जी जैसे लोगों का कहीं बयान आ जाता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता होगा। कौन कौन इंटरेस्ट रखता था? तो ये एक बड़ा चेंज तो आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुनिया ऐसे भी बदलती है, ऐसे ही तो नहीं बदलती है, लेकिन दुनिया ऐसे भी बदलती है कि सरकारें एक तरफ जाती हैं और जनता दूसरी तरफ जाती है, और जनता का प्रेशर भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत सारे नेता जो किनारे फेंक दिए गए होते हैं, सेंटर स्टेज में आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो सेंटर स्टेज में हैं, वो किनारे फेंक दिए जाते हैं। आगे क्या होगा, इस पर चीजें कैसे होंगी, हम लगातार बात करते रहेंगे, प्रकाश भाई को परेशान करते रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दों पे मेरे पास अगर हर सवाल का जवाब कहीं है, तो वो प्रकाश भाई के पास है, इसलिए उन मुद्दों पे मैं उनको लगातार बुलाता रहता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।